एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तराखंड विधानसभा का आम बजट 1 मार्च से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और इस बार का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होगा। गैरसैंण में होगा और बजट के लिए राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य सरकार अपनी तैयारियां कर रही है क्योंकि गैरसैंण में सत्र आयोजित होगा। 1 मार्च से 9 मार्च तक सत्र आयोजित होगा और ये वो वक्त है जब ठंड ज्यादा होती है और पहाड़ों पर भराड़ीसैंण में भी ठंड जबरदस्त पड़ती है। और 1 मार्च से 9 मार्च तक ये सत्र यहाँ पर यानी कि भराड़ीसैंण में, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहां पर है, वहीं पर आयोजित होगा। और इस बार के बजट में क्या क्या मिलेगा जनता को, उत्तराखंड के आवाम के लिए क्या रहेगा खास, उस पर तो रहेगी नजर। लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष के निरादों के साथ पहुंचता है, ये भी देखना होगा दिलचस्प कि सत्र की तैयारियां राज्य सरकार कर रही है। अभी से बजट सत्र की तारीख तय हो गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान 2 दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया, जिसमें पुलिस के कार्य प्रणाली में सुधार के बारे में चर्चा की गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश में IRB 3 बटालियन को बनाया जाएगा, जिसे गैरसैंण में तैनात किया जाएगा। तो एक बटालियन बनाई जाएगी और ये बताया जा रहा है कि IRB 3 बटालियन बनाई जाएगी जो गैरसैंण में तैनात की जाएगी। प्रदेश के 5 पुलिस लाइन को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए, जिसमें पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी शामिल है। आपातकालीन स्थिति में पुलिस को हेली सेवा की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बदमाशों के ऊपर इनाम घोषित करने के नियमों में भी कुछ बदलाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब नए नियम यहां पर भी बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर वो कौन से नियम होंगे, ये दिलचस्प रहेगा। अब ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस आज भी जारी रहने वाला है। ये कॉन्फ्रेंस आज भी जारी रहेगा, जिसमें सभी अधिकारी प्रेजेंटेशन देंगे और रणनीति बनाएंगे कि कैसे पुलिसिंग को और बेहतर बनाया जाए और कैसे इसको और बेहतर किया जाए। देखिए, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी पुलिस विभाग के कार्यप्रणाली का प्रस्तुतिकरण किया। क्या काम हम कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली कर रहे हैं, कितनी संवेदनशीलता से कर रहे हैं, क्या हमारा क्राइम वर्कआउट रेट है, कैसे हमारी ट्रैफिक का पोजीशन है, ड्रग्स में क्या कर रहे हैं, साइबर में क्या कर रहे हैं, ये सब करते हुए फिर हमने अपनी पुलिस विभाग की कैसे हम स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं, कैसे उसको आधुनिक, संवेदनशील, जवाबदेह, ये जो स्मार्ट पुलिसिंग के जो एलिमेंट्स हैं, ये सब हम कैसे करना, टैक्स हैवी, तो वो सब का हमने उनसे प्रस्तुतिकरण किया और क्या क्या हमारी आवश्यकताएं हैं उन पर भी बात हुई। तो सर ने बहुत ही आज सकारात्मक रूप दिखाया है, बहुत सारी बातों पे सहमति दी है। विभाग ने अपना एक प्रस्तुतिकरण किया है और उसमें पुलिस विभाग ने किस तरह से राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो प्रयास किए हैं, जो काम किए हैं, साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने जो अपराध निवारण में जो बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं, अगर हम देश की तुलना में देखें तो बहुत अच्छे काम उत्तराखंड पुलिस ने किए हैं और तमाम चीज़ें उन्होंने यहाँ पर अपने प्रस्तुतिकरण में सामने रखी हैं। दूसरी बात ये कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उन पर भी यहाँ पर विशद रूप से चर्चा हुई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। विनोद, बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्या कुछ आज के दिन रहेगा, चर्चा आज के दिन क्या क्या होगी, ये तो बताइए। साथ साथ ये बताइए कि जो नियमों में कुछ बदलाव हो सकता है, बदमाशों पर इनाम घोषित करने और कुछ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नए नियम बनाए जा सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? जी राजीव, देखिए, आज पुलिस सम्मेलन का दूसरा दिन है और 2 दिवसीय सम्मेलन का जिस तरह से पूरे प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस सम्मेलन में भाग उन्होंने लिया है और आज दूसरा दिन है। आज भी लगातार पुलिस अधिकारियों की बैठक होगी और उत्तराखंड में पुलिस को बेहतर स्मार्ट बनाने की कवायद जिस तरह से नवनियुक्त डीजीपी अशोक कुमार की चल रही है, उसके अनुसार ही तमाम कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले दिन यानी पुलिस सम्मेलन के पहले दिन वो कार्यक्रम में आए और तमाम जितने भी पुलिस अधिकारी
शामिल हुए थे। खासकर जितने भी प्रदेश के जिले हैं उनके एसपी एसएसपी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और जितने भी पुलिस की अलग अलग शाखाएं हैं, चाहे वो सीबीसीआईडी हो, एसडीआरएफ हो, विजिलेंस हो या फिर तमाम अन्य जितने भी शाखाएं हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और अलग अलग विभागों के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने अपना सीएम के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया है कि आखिरकार विभागों का कार्य क्या है और स्मार्ट पुलिस को बनाने की कोशिश जो राज्य सरकार में पुलिस के माध्यम से चल रही है कि आखिरकार बेहतर पुलिसिंग लोगों को दी जाए, उसके चलते कवायद एक चल रही है और आज दूसरा दिन है। और मुख्यमंत्री ने तमाम ऐसी कई घोषणा भी की है जो एक प्रस्ताव पुलिस विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था, चाहे वो एक जो तीसरी बटालियन होगी यानी आईआरबी थर्ड बटालियन ऑफ गैरसैंण जो ग्रीष्मकाल राजधानी है वहां पर खुलने जा रही है। उसके साथ साथ एक बजट की दिक्कत पुलिस विभाग के सामने बहुत रहती थी कि जो कार्य पुलिस विभाग के होते थे उसमें बजट आड़े आता था। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये मंजूरी भी दे दी है कि जितने भी कार्य होंगे उसमें बजट की कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ में जब आपदा और तमाम स्थिति पुलिस को एक जरूरत रहती थी हेली सेवा की, उसके लिए भी एक साल में 100 घंटे यानी कि कुछ बड़े निर्णय तो लिए गए हैं और कुछ बड़े निर्णय आज आप बताने के लिए जा सकते हैं। पुलिसिंग ऐसी हो जो प्रो पब्लिक हो और बदमाशों के खिलाफ हो। देखना ही होगा कि कौन कौन से नियमों में आज बदलाव किया जाता है। आप विनोद हमारे साथ बने रहे, आगे मैं आपके पास लौट रहा हूं अगली खबर पर। अगली खबर देहरादून से ही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज कार्यक्रम है, कई कार्यक्रम है। सुबह 11:30 बजे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के पुनः निर्माण कार्य पर चर्चा होने वाली है। 11:30 बजे ये बैठक बताई जा रही है। दोपहर 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक होगी और बैठक में हेल्थ से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा संभव है और कुंभ के आयोजन पर भी विचार हो सकता है। शाम को 4 बजे कोरोना काल में सेवारत स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। सीएम खुद सम्मानित करेंगे इन कोरोना वॉरियर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को। और हमारे साथ विनोद लगातार बने हुए। विनोद, आज के दिन के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के विस्तार से दर्शकों को बताएं। राजीव, देखिए सबसे पहले क्रम में अगर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यक्रमों की बात करें तो आज सचिवालय में 11 बजे पहुंचेंगे और बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं उनकी आज वो समीक्षा बैठक करेंगे। शासन के तमाम अफसर इस बैठक में शामिल होंगे और आखिरकार कौन कौन से कार्य बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में चल रहे हैं। हालांकि समय समय पर तमाम कार्यों की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते आए हैं और उसी क्रम में आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने भी बुलाई है और उसके बाद में 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है। तमाम राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होंगे और कुंभ की एसओपी को लेकर आज मंथन इस बैठक में होने वाला है और 1 बजे मंत्रिमंडल की बैठक है। और वैसे तो कई महत्वपूर्ण फैसले आज मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे और खासकर जिस तरह से 1 मार्च से लेकर 9 मार्च तक की तिथि तय की गई है बजट सत्र को लेकर, गैरसैंण में बजट सत्र होगा, उसका भी फैसला आज कैबिनेट में आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आगामी हरिद्वार में महाकुंभ होना है और केंद्र सरकार की ओर से जो एडवाइजरी और एसओपी जारी की गई है, हालांकि राज्य सरकार अपनी एसओपी को लेकर आज कैबिनेट में मंथन करेगा। कई ऐसे विभागों के नियमावली में संशोधन है, कई महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट में आ सकते हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण फैसले ऐसे हैं यानी एक गैरसैंण को लेकर जो आम बजट होना है उसको लेकर आज फैसला होगा कैबिनेट मंत्रिमंडल में और उसको दूसरा महत्वपूर्ण फैसला है कि हरिद्वार महाकुंभ के आयोजनों को लेकर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव, एक कुंभ से जुड़ा हुआ, एक गैरसैंण से जुड़ा हुआ रखा जा सकता है और वो पास भी हो सकते हैं। आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़े। चंपावत के बनबसा में सफाई कर्मी धरने पर हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट है। उधर अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की समस्या को लेकर बातचीत की जा रही है। 2018 से मोहल्ला स्वच्छता समिति बनी है, जिसमें वार्डों में अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके माध्यम से वेतन मिलता है। उसमें कभी अध्यक्ष दिल्ली चले जाते हैं, कभी मुंबई, कोई साइन नहीं करता है, कोई मना कर देता है मैं नहीं करूँगा। जैसे पूरे उत्तराखंड में हर किसी को मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को नगर पालिका नगर निगम के आधार पर मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को जैसे मानदेय उनके खाते में दिया जाता है, वैसे ही हमें मानदेय चाहिए। फूलों की घाटी में गश्त पर गई 6 सदस्यीय टीम लौट आई है। 4 दिन पहले ये टीम गोविंद घाट से रवाना हुई थी और इस समय फूलों की घाटी में 3 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। घाटी में कई जगह पर बर्फ के 50 से 60 फीट ऊंचे हिमखंड जमे हैं,
जिसके चलते टीम को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गश्त के दौरान टीम ने शिकारियों की घुसपैठ पर भी नजर रखी। फूलों की घाटी में 8 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए तस्करों पर नजर रखी जा रही है। बड़कोट के जंगल इन दिनों धधक रहे हैं। आग लगी हुई इन जंगलों में। बताया जा रहा है कि हिमरोल गांव के सेंट्रा नामक तोक के जंगल में भीषण आग लगी है। जंगल की आग से वन संपदा जल गई है, जंगली जानवरों पर खतरा मंडरा रहा है और यह आग गांव तक पहुंच गई है, जिससे हिमरोल गांव के पशुपालक अब डरे हुए हैं। उनकी 2 छानियां भी राख हो गई हैं। और नितिन हमारे साथ, हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। बड़कोट से जुड़े नितिन, आग पर काबू पाने की क्या कोई कोशिशें कर रहा है? कितना विकराल रूप धारण किया हुआ है आग ने बड़कोट में? देखिए राजीव, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ये जो पूरा मामला है ये अपर यमुना वन प्रभाग के मुगरसंती रेंज का है और मुगरसंती रेंज का हिमरोल गांव है। इसमें सेंट्रा नामक तोक है जहां जंगलों में पिछले 2 दिनों से आग लगी हुई है। अभी अगर ताजा हालातों की अगर बात करें तो कल देर शाम को परिवार की जो टीम है वो मौके पे पहुंची थी। और राजीव, आपको ध्यान होगा कि हमने 6:30 बजे के बुलेटिन में एक खबर बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी कि वहाँ पे पशुपालकों की 2 छानियां जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी है और इसके अतिरिक्त जो गांव के पास में आग पहुंच गई थी। इसके बाद वन महकमे के जो कर्मचारी है वो वहां पे पहुंचते हैं और आग बुझाने में कहीं ना कहीं वो कामयाबी पाते हैं। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है राजीव कि ये वन भूमि है या फिर निजी भूमि? इसमें आपदा कंट्रोल रूम के अंतर्गत जो है कुछ मेंबर्स होते हैं और उसमें फॉरेस्ट के जो कर्मचारी है वो भी उसमें मेंबर होते हैं। तो आखिर जब ऐसी आगजनी की जब घटनाएं होती है तो वन विभाग क्यों मौके पर नहीं पहुंचता? ये एक बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है, बिल्कुल सवाल है। नितिन, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमरोल गांव के पास जंगल में आग लगी थी और देर शाम वन विभाग की टीम भी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बद्रीनाथ में इन दिनों लोग भालू के आतंक से परेशान हैं। यहां पर बामड़ी गांव में भालू ने घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर रखे सभी राशन को नष्ट कर दिया, जिससे लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद भी सभी लोग दहशत के चलते घर में रहने को मजबूर हैं। हालांकि वन क्षेत्राधिकारी के मुताबिक एक टीम का गठन हुआ है जो बद्रीनाथ में पेट्रोलिंग करेगी और भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा। एक तो इस बार हिमपात कम होने की वजह से जो है भालू जो है रिहायशी इलाकों में घुस आया है और ये बात सही है कि काफ़ी उसने जो है आबादी वाले क्षेत्रों में तोड़फोड़ भी करके आज बामनी और पांडुकेश्वर वन पंचायत का शिष्टमंडल महिलाओं का यहाँ मेरे पास आया था। इसके लिए हमने अपने स्तर से एक तो नाइट पेट्रोलिंग की टीम गठित कर दी है जो वहां जाकर के रात्रि गश्त करेगी और भालू के आवागमन के जो रास्ते हैं उन पर वॉच रखेगी। दूसरे में क्षति का फोटोग्राफ करके और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति का क्षति का नुकसान का आकलन करते हुए इस पर हम लोग कार्यवाही करेंगे। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अपने चुनावी अभियान को धार देना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तैयारियों की जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश में 1 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आप कार्यकर्ता 1.5 महीने तक राज्य की सभी 70 विधानसभा में जाएंगे और नए सदस्य बनाएंगे और इस अभियान के दौरान आम आदमी पार्टी जनसभाएं भी करेंगे और हर विधानसभा में एक वीडियो वैन के जरिए प्रचार किया जाएगा। वह इस मौके पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से बात की हमारे संवाददाता रवि कैंतूरा ने। क्या कुछ मनीष सिसोदिया ने कहा, सुनिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देहरादून में आज एक अभियान की उन्होंने शुरुआत कर दी है। 70 विधानसभाओं में 70 गाड़ियां रवाना हो गई हैं। वो वैन है जो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सदस्यता के लिए रवाना की गई हैं। यानी कि अभियान है उत्तराखंड में भी केजरीवाल। कितना सफल ये अभियान बनने जा रहा है, क्या कुछ इसके पीछे पूरी तरीके की क्या एक तरीके की प्लानिंग बनाई गई है, बात करते हैं। मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। किस तरीके से पूरा अभियान ये है कि उत्तराखंड के गांव-गांव में अब ये कैंपेन चलेगा, उत्तराखंड में भी केजरीवाल। और उत्तराखंड में केजरीवाल का मतलब है कि उत्तराखंड में भी अच्छे सरकारी स्कूल, उत्तराखंड में भी अच्छे अस्पताल, उत्तराखंड में भी सस्ती बिजली, उत्तराखंड में भी इकोनॉमी का, ईमानदारी राजनीति का बोलबाला। तो ये है उत्तराखंड में केजरीवाल का मतलब। और ये अभियान अब पूरे 45 दिन हमारी 70 वीडियो वैन्स 70 विधानसभा में जा रही हैं और 350 कार्यकर्ता इन पे लगातार 24 घंटे काम करेंगे और गांव-गांव में जाके उत्तराखंड में इस बात का बताएंगे कि किस तरह से
उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार चला के उत्तराखंड के संसाधनों का दोहन किया है और भ्रष्टाचार किया है यहाँ पे, और कोई काम नहीं किया। और कैसे 5 साल में, केवल 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, तो ये बात उत्तराखंड में घर घर में जाके बताई जाएगी। अक्सर आपसे और आम आदमी पार्टी से एक सवाल होता है कि कैसे करेंगे, और हमेशा एक चेहरे की बात होती है, तो उसको लेकर क्या धीरे धीरे आपका कुनबा तो बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा चेहरा, हमेशा सीएम फेस की भी बात होती है। नहीं, सीएम फेस भी मैंने कहा सही समय पे आने पे अनाउंस करेंगे। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आम आदमी ही फेस बन के निकलता है। आज दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली की विधानसभा में जो लोग बैठे हैं वो पहले राजनीति में कहीं नहीं होते थे। आज पंजाब की राजनीति में ऐसे लोग बैठे हैं जो पहले राजनीति में कहीं नहीं थे। तो उत्तराखंड के आम आदमी में से राजनीतिक चेहरे निकलेंगे। बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि एक सपना है सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली की परिस्थितियां उत्तराखंड की परिस्थितियां अलग हैं, यहाँ बहुत अलग है। तो उसे किस तरीके से देखते हैं क्या, क्योंकि दिल्ली की भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ की बिल्कुल अलग हैं? बिल्कुल, भौगोलिक परिस्थितियां भी अलग हैं और संसाधनों की उपलब्धता भी अलग है। उत्तराखंड में जितने संसाधन उपलब्ध हैं, देश के बहुत कम राज्यों के पास उतने संसाधन हैं। जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितना टूरिज्म का संसाधन है। दिल्ली में तो बिजली खरीदनी पड़ती है, यहाँ तो बिजली बनती है। दिल्ली में पानी बाहर से लेना पड़ता है, यहाँ तो पानी है। यहाँ पे दिल्ली की सरकार के पास तो ज़मीन नहीं है, यहाँ तो ज़मीन प्रचुर मात्रा में है। तो यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, ईमानदार राजनीति की कमी है, एक विजनरी लीडरशिप की कमी है। वो विजनरी लीडरशिप, वो ईमानदार राजनीति जैसी दिल्ली ने देखी है, उत्तराखंड में स्थापित करनी है। यही हमारा सपना है। बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि केंद्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। 10 महीने से बंद किए गए इंडो नेपाल बॉर्डर को नेपाल ने अपनी तरफ से खोल दिया है, जिसके बाद नेपाली नागरिकों का भारत में आना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नागरिकों को नेपाल में आवाजाही के लिए सरकार की तरफ से अभी तक प्रशासन को कोई भी निर्देश सरकार की तरफ से नहीं मिले। रुड़की बीआईजी सेंटर हेडक्वार्टर में स्वर्णिम विजय मशाल पहुंचे, जहां पर सेना के अफसरों, जवानों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय विधायक इस मशाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए पहुंचे। इसके बाद इसे सलामी देकर स्पेशल पोडियम पर रखा गया। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्णिम विजय मशाल को रवाना किया था, जिससे देश के लोगों को भारतीय वीरों का पराक्रम याद दिलाया जा सके। और ये विजय मशाल बरेली, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, नैनीताल, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग होते हुए रुड़की छावनी बीईजी सेंटर हेडक्वार्टर में पहुंची। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज होने लगी हैं। कुंभ क्षेत्र में अलग अलग तरह के निर्माण काम किए जा रहे हैं। कहीं पर पार्किंग का काम हो रहा है, कहीं पर टेंट लग रहे हैं, कहीं पर अस्थायी अस्पताल का निर्माण हो रहा है। एबीपी गंगा भी आपको लगातार कुंभ से जुड़ी हर एक खबर दिखा रहा है। पिछले कुछ रोज कुंभ के कार्यों में कुछ तेजी नजर आई। 27 फरवरी से कुंभ की शुरुआत की बात कही जा रही है, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने कम समय में सभी तैयारियां पूरी हो पाएंगी? हरिद्वार कुंभ में तैनात अर्धसैनिक बलों का कुंभ मेला संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण किया गया। प्रशिक्षण में सीआईएसएफ और एसएसबी के 5 अधिकारियों समेत कुल 113 जवान मौजूद रहे। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को दिए जा रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि अर्धसैनिक बल के जवान अपने आप को कुंभ मेला ड्यूटी के लिए मानसिक और वैचारिक तौर पर तैयार कर सके। कुंभ मेले में तैनात हुए अर्धसैनिक बलों के कई अधिकारी और जवान ऐसे भी हैं जो अपने कुंभ तैनाती से पूर्व आतंकवादी, नक्सलाइट्स और अन्य अशांत क्षेत्रों में ड्यूटीरत रहे हैं, और इस वजह से जवानों के मन मस्तिष्क पर उसी प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई करने की प्रवृत्ति और आदत बनी रहेगी। हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले को साफ स्वच्छ बनाने के लिए मेला प्रशासन पूरा फोकस कर रहा है। मेला क्षेत्र में मक्खी मच्छरों से फैलने वाली गंदगी और बीमारियों के खात्मे के लिए मेला प्रशासन ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने हर की पैड़ी क्षेत्र पर हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत पूरा मेला क्षेत्र कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव यहां किया जाए, जिससे मक्खी मच्छरों के लार्वे को नष्ट किया जा सके। केदारनाथ में भले ही बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण के काम बाधित हुए हों, मगर एक बात यह भी सच है कि केदारनाथ धाम में पिछले साल के मुकाबले बर्फबारी कम हुई है। केदारनाथ मार्ग पर ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें केदारनाथ घाटी की खूबसूरती बयां कर रही हैं।
केदारनाथ घाटी की पहाड़ियों पर अभी तक कई जगह बर्फ जमी। छानी कैंप के आगे हालांकि केदार यात्रा मार्ग पर कई जगह बर्फ बिल्कुल पिघल चुकी है। पैदल मार्ग पर तो कई जगह पर बर्फ का नामो निशान तक नहीं है। छानी कैंप के आगे बेस कैंप तक कुछ स्थानों पर पैदल मार्ग पर अभी भी ग्लेशियर जमा हुए हैं। यात्रा मार्ग पर बर्फ सिर्फ बेस कैंप से केदारनाथ मार्ग तक ही है। नवंबर महीने से फरवरी महीने तक केदारनाथ धाम में ज्यादा बर्फबारी होती है। इस दौरान पूरी केदारपुरी बर्फ की मोटी परत से ढक जाती है, लेकिन इस बार केदार मंदिर समेत केदारपुरी में काफी कम बर्फबारी हुई है। केदारनाथ में कुछ स्थानों पर महज 1 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जबकि पिछले साल फरवरी महीने में 5 फीट तक यहां बर्फ जमी रहती थी। यात्रा मार्ग पर कई ऐसी जगह हैं जहां अभी भी यात्रा मार्ग पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। यहां बर्फ काटकर रास्ता तैयार किया जाएगा। प्रशासन भी मौसम पूरी तरह साफ होने का इंतजार कर रहा है ताकि केदार धाम में फिर से पुनर्निर्माण का काम शुरू हो सके। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट।